इंडिया जी। के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हुआ भी है, मैं बल्कि आजकल भी कुछ ऐसे लोगों को मिला हूँ, दे आर नॉट पाकिस्तानीज़, फॉरेनर्स, जिन्होंने ये कहा है कि भाई वी आर नॉट हैप्पी द वे इंडिया हैज़ डेल्ट विद दिस रशिया इश्यू, और जिस तरह इंडिया ने हमें एक साइड पे किया। ये बताएं कि रशिया भी होना है, अमेरिका भी होना है, बाकी ममालिक भी, और सारे वेस्टर्न ममालिक ने, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न ममालिक ने रशिया के ऊपर टफ स्टेटमेंट्स देनी है। और वो जिसे कहते हैं ना, घर होना है आपका, तो फिर क्या मंजर बनेगा वहां पे अगर रशिया के ऊपर बातें हो रही हों, टका टका के जवाब आ रहे हो, सवाल आ रहे हो, और फिर और रशियंस ने कहना है कि तुझी सानू घाट साथ विजिट कराते हो। तो जरा इस पे बताएं, मतलब व्हाट वुड बी अ थिंग ऑन दिस। देखिए चीमा साहब, अगर यहाँ विद ड्यू रेस्पेक्ट अगर 10-12 ऑर्डिनरी या 20 ऑर्डिनरी आपके हम जैसे आदमी बैठ जाए, तब ये रिएक्शन आना जाहिर सी बात है। कहेंगे यार तुमने अपने घर बुलाया और ये करवा दिया। यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स बैठ रहे चीमा साहब, दीज आर द मास्टर्स ऑफ देयर बिजनेस। उन्हें पता है समिट में क्या होगा, कैसे होगा, कैसी गूगली आएगी, कैसी इनस्विंगर आएगी, कैसी आउटस्विंगर आएगी। जैसे मुझे पता लगता है आपकी शक्ल देखिए इनस्विंगर आउटस्विंगर आने वाली, कोई बात नहीं, तो हम अपना बल्ला उसी तरह से एंगल कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको इंडोनेशिया ले चलता हूँ। इंडोनेशिया में जो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ, तो वहां भी स्थिति हुई। पहली बार एंथनी ब्लिंकन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगे साहब एक ही छत के नीचे थे। ये पूरे यूरोप के यूरोपियन ममालिक थे, सब ने एक एक करके यूक्रेन को लेकर स्टेटमेंट तो दी ही थी, क्योंकि यूक्रेन आ ही गया था। यूक्रेन का आना जाहिर सी बात है। पर सरगे साहब ने, उन्होंने उसको जैसे अपना डिप्लोमेटिकली हैंडल करना था किया। क्या आपने कहीं एक स्टेटमेंट देखी है कि उन्होंने इंडोनेशिया को इसके लिए कुछ कहा हो? इंडोनेशिया तो चीमा साहब जमीन दे रहा है, जगह दे रहा है, जमीन अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। हम जमीन जगह इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, पर हमारी जमीन जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर ना आपका माइंडसेट तय करेगी, ना आपका एजेंडा तय करेगी, ना आपकी इंक्लिनेशन तय करेगी, ना आपकी प्रेफरेंसेस तय करेगी। मैं आपको इसी इंडोनेशिया ले चलता हूँ। वहां डॉक्टर जयशंकर साहब वेंगी से मिले थे। आपका सवाल होगा तो पहले बता दूं, वेंगी से मिले थे। अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला? तीन चीजें बोली थी: mutual respect, mutual interest, mutual sensitivities, and the health of the trade will be equivalent or proportional to the health of the border. ये चार चीजें आई थी जो बहुत एकदम निकल के आई थी। और आप विवियन बालाकृष्णन का देखिए, उन्होंने समरी भी की थी। सिंगापुर तो खैर एज एडिशनल इन्वाइटी था, तो उन्होंने एक बड़े 4 पॉइंट में उसकी समरी भी बहुत बेहतरीन रूप से की थी। अब G20 का मतलब है वर्ल्ड के फाइनेंशियल जो कार्यक्रम है, जो इसका चक्र है, ये चलता रहे, वर्ल्ड रिसेशन में ना जाए, वर्ल्ड रेजिलियंट रहे, और जो बड़े चैलेंजेस है दुनिया भर में उनको मीट किया जाए। और G20 एक ऐसा समिट है जिसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल है। इसका ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेटिक नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और दुनिया में आने वाले चैलेंजेस है, जैसे आप देखिए फूड सिक्योरिटी है, अभी क्लाइमेट चेंज है, अभी पीछे ये ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस थे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस है, काफी सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको इन पे आके हैंडल किया गया। क्योंकि 1999 की बात करें तो चीमा साहब आपको याद होगा जब G7 होता था, अब रशिया को मिला के जी बोल सकते हैं, रशिया परमानेंट मेंबर नहीं था। G7 के बाद 99 में इसको बनाया गया, कह रहा नहीं यार, ये पूरे दुनिया में जितने भी इकोनॉमीज है, अभी क्या है इसमें, अरे मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, G20 जो 80% ऑफ द जीडीपी, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय G20। अब ये सब साथ आएंगे, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे बात होगी। तो अब किसी के आपस में कोई छोटे मोटे मसले हैं, कोई मसले मसाइल है, वो लोग बोलेंगे करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रहता है। ये एक ऐसा समिट है चीमा साहब जिसमें केवल हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह ही नहीं मिलते, जैसे सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलते हैं, और भी ऐसे जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग मिल सकते हैं, इकोनॉमिक फोरम्स के लोग मिल सकते हैं, मिलिट्री वाले मिल सकते हैं अगर ऐसी जरूरत नापी गई, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं, इसी फोरम पे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स भी मिल सकते हैं हर कंट्री के। तो it is more of for financial stability and inclusiveness and to look at bigger challenges the world is facing. हाँ, इसमें political agendas आएंगे, political issues कहीं ना कहीं आएंगे, वो हर समिट में आते हैं, उनको मैनेज करना। और ये जो जितने भी ये फॉरेन मिनिस्टर हमारे होते हैं, ये अब देखिए इनका तो काम ही ये है ना। अब हिटलर ने कहा था द डिप्लोमेट शुड नो हाउ टू वॉक ऑन स्लिपरी फ्लोर्स, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, रशिया आएगा, देखिए अमेरिका आएगा, बात होगी यूक्रेन की, चाइना आएगा, इंडिया आएगा, तो बात होगी एलएसी की, बात होगी ट्रेड की। ये जाहिर सी बात है, ये होंगी, इसमें हम रोक नहीं सकते। बट इसका जमीन जगह और जायदाद पे फर्क नहीं पड़ता, जमीन जगह और जायदाद का फर्क नहीं पड़ता। आप ये इंडिया से उठा के इटली ले जाए तब भी यही बात होगी, आप इंडिया से उठा के इंडोनेशिया ले जाए तब भी यही बात होगी। तो एजेंडा किसी का जमीन जगह और जायदाद देके नहीं बदलता, बट उनका एक एजेंडा लेके चलते हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेके, और वो एक एजेंडा रखते हैं। और जाहिर सी बात है वो अपना एजेंडा रखेंगे, अपना तर्क वितर्क करेंगे,
पर जो एक बड़ा एजेंडा उसको चलाने की अभी कवायद हो रही है। और अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए, आप ये तो जान रहे होंगे कि रशिया ने गैस कम कर दिया यूरोप में। अभी ये भी डर लग रहा है कि पूरे पाइप ही ना बंद कर दे। ठीक है जी, अब सर्दी आ रही है, जो हम कह रहे थे सर्दी आ रही है। अभी चीमा साहब, अब मजे की बात, एक मैं इंटरेस्टिंग डाटा देख रहा था, जितना रशिया से गैस घटा है, इतना मान लीजिए इतना गैस घटा, ठीक है, इतना ही गैस अमेरिकन कंपनी जो यूरोपियन यूनियन में बैठी है वो इंपोर्ट कर रही अमेरिका से। अमेरिका को उतना ही गैस सेल्स टू यूरोप हैज इंक्रीज्ड। जितना रशिया का गैस घटा है उतना ही अमेरिकन गैस सेल्स टू यूरोप हैज इंक्रीज्ड। सो अगर आप इसको देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक फायदे भी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा भी चल रहे हैं, इकोनॉमिक फायदे भी चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बिल्कुल बंद है, इकोनॉमी भी चीमा साहब अपनी जगह चल रही है, पॉलिटिक्स अपनी जगह चल रही है, चीजें अपनी जगह चल रही, एजेंडा भी चलते रहेंगे। वो रशिया यूक्रेन की बात भी होगी, इंडिया चाइना की बात भी होगी, पर जो एजेंडा समिट का बहुत बड़ा है और जगह का फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द एजेंडा ऑफ अ कंट्री। सो यू कांट लीव इट टू अ पर्टिकुलर प्लेस एज सच। तो ये हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि एजेंडा इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय अ प्लेस, इट इज डिटरमाइंड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, वो तो बात आपकी समझ आ गई, मैं इसको आई गॉट द पॉइंट कि इंडिया जो है वो जारी बात है प्लेटफॉर्म है, बातें होंगी, लेकिन एक बात बताएं, व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर एट दिस G20 समिट टू द वर्ल्ड? क्योंकि बातें ये हो रही हैं जी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया को फायदा होगा, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, इंडिया क्या ऑफर कर रहा है? क्योंकि स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया कि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो है उसको 75 ईयर्स हो रहे हैं, तो शायद आपको ये प्रेसिडेंसी 1 साल पहले मिलनी थी, लेकिन आपने 1 साल बाद में ली बिकॉज ऑफ इस वजह से। सो क्या ऑफर करने जा रहा है दुनिया को? कोई नई चीज है, कोई नया पर्सपेक्टिव है? क्योंकि जितना इकोनॉमी पे ग्लोबल प्रेशर है, इंडिया के पास तो की कहते हैं वो जादू वाली बोतल की है, मतलब व्हाट इज टू ऑफर टू द वर्ल्ड? चीमा साहब, बेहतरीन सवाल किया आपने एज यूजुअल। देखिए, गूगली इन स्विंगर आउट स्विंगर, तो खैर आपने एक हाइब्रिड बॉल बनाई, उसका टर्म सोचता हूँ मैं अगली बार। देखिए चीमा साहब, सबसे पहले जो एक एजेंडा फॉर्मल तय किया जाएगा, अभी एजेंडा तय नहीं है, तो इस पर अभी कंटेम्पलेट करना, एक इट विल बी जस्ट एन approximate idea. Today I can give approximate idea because the agenda is not finalized. Agenda आप भी जानते हैं in due course of time will be finalized. अब आपने सवाल पूछा what India has to offer to the world. देखिए चीमा साहब, 5-6 चीजों की बात डायरेक्ट करें। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया। आज अगर एड्स कंट्रोल में है दुनिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ अमेरिका में, इंडियन मेडिसिन के कारण है। आज हम 150 कंट्री को मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, और जो अफ्रीका में जो गरीब आदमी है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में यहाँ है, वो फाइजर या स्नोफी की दवाई नहीं खाता, वो हमारी दवाई खाता है। आज हमने एड्स को कंट्रोल किया, 5 बिलियन वैक्सीन हम बना के दे रहे हैं। तो पॉइंट पे हमने बोला है ना, काम चल रहा है उस पर। 200 करोड़ को लोगों को से ज्यादा तो हम ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाले SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुछ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अब ऐसे में सबकी नजरें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित मुलाकात पर टिक गई है। बता दें, अगर दोनों नेताओं के बीच आपसी मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत होती है तो LAC विवाद के बाद ऐसा पहली बार होगा जब दोनों नेता आमने सामने होंगे और बातचीत करेंगे। मोदी और शी जिनपिंग के संभावित बातचीत से भारत चीन के संबंधों में आए तनावों को भी कम करने में मदद मिलेगी। दरअसल उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकात मिर्जियोयेव ने आमंत्रण पर PM मोदी समरकंद में होने वाली संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। 15-16 सितंबर को SCO का सम्मेलन होगा। 34 महीने बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले दो देशों के नेता मुलाकात कर रही हैं। अब आपको बता दें कि SCO समिट में PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। उज्बेकिस्तान की राजधानी में 16 सितंबर को होने वाली SCO शिखर की बैठक में PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आमने सामने मुलाकात कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।